subscribe my channel and hit the bell icon। एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने YouTube चैनल सेफ्टी इंडिया में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम सेफ्टी की बेसिक जानकारियाँ देखेंगे, जिसको हमने टॉपिक दिया है बेसिक HSC ट्रेनिंग। फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। फ्रेंड्स, हम समझते हैं बेसिक से हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट क्या है। ऑल एम्प्लॉयज़ इन योर कंपनी आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म देयर जॉब विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द सेफ्टी स्टैंडर्ड। यानी आप ये चाहेंगे कि आपका जो सेफ पर्सन काम कर रहे हैं वो सेफ्टी के रूल्स को अवॉइड ना करें, वायलेशन ना करें। साइट पर जो एक्सीडेंट होते हैं उसके कारण होते हैं 2% एक्ट ऑफ गॉड, 20% अनसेफ कंडीशन, और जो अनसेफ एक्ट होते हैं या जो हमारे तरफ से जो गलतियाँ होती है वो होती है अनसेफ एक्ट। यानी मानव के द्वारा जो गलतियाँ जानबूझ के की जाती है वो अनसेफ एक्ट होता है, और जो कंडीशन रहती है उसके वजह से कोई एक्सीडेंट होता है तो अनसेफ कंडीशन गिनी जाती है। भूकंप हो गया, ये सब एक्ट ऑफ गॉड में आते हैं। एक्सीडेंट फ्रेंड्स जो होता है वो काफ़ी अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन का ही परिणाम रहता है, जिससे हमें काफ़ी नुकसान होता है। हमारा एक्सटर्नल प्रेशर हम वर्कर को जब देते हैं किसी भी जॉब को लेके, उस समय काम को लेके वो काफ़ी प्रेशर में रहता है और उसी समय एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ते हैं। एक्सीडेंट के और चांसेस हैं जैसे बैड हैबिट हम किसी भी काम को करते हैं और उसको गलत तरीके से करते हैं और उसी को रूटीन बना लेते हैं, तो उससे भी एक्सीडेंट होते हैं। इंटरनल प्रेशर ये भी एक प्रकार से अपना रोल अदा करता है। एटीट्यूड, आप कभी सुने होंगे साइट पर कि मैं सर 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया मुझे यही काम करते हुए, मेरे साथ कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, उसी समय एक्सीडेंट होती है। देखिए, एक्सीडेंट और इंसिडेंट के दो कारण आपके सामने दिख रहे हैं, डायरेक्ट कॉज और इनडायरेक्ट कॉज। यही दो कारण हैं एक्सीडेंट होने के, या तो डायरेक्ट कॉज होंगे या इनडायरेक्ट कॉज होंगे। अब हम हज़ार्ड को समझ लेते हैं। हज़ार्ड क्या है? हज़ार्ड इज जनरली डिफाइंड ऑफ एनी सोर्स और सिचुएशन विच हैज़ ए पोटेंशियल टू कॉज इंजरी टू पीपल। यानी हज़ार्ड वह है जिससे कोई भी पर्सन इंजर्ड हो सकता है, डैमेज हो सकता है वो, या प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है, उसे हम हज़ार्ड कहते हैं। एक्सीडेंट एक्सीडेंट प्रिवेंशन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं अपनी साइट पर। तो सबसे पहले हम हज़ार्ड को जानेंगे, उससे बचने के तरीक़ों को जानेंगे, परमिट वर्क को फॉलो करेंगे, सेफ्टी के जो मानक रूल्स हैं उसको फॉलो करेंगे। किसी भी प्रकार का मशीन का गार्ड रिमूव नहीं करना है। मशीन यूज़ करते समय आपको प्रॉपर तरीके से उसके इंस्ट्रक्शन को पढ़ना चाहिए। उसके बाद सेफ जो वर्किंग प्रैक्टिस है उसको करना चाहिए आपको। प्रॉपर पीपीज़ आपके पास होना चाहिए। किसी भी प्रकार का कंप्रेस एयर अगर आप चला रहे हैं तो उससे डायरेक्ट उसके संपर्क में नहीं आना है, और वर्क प्लेस को क्लीन रखना है और ड्राई रखना है। किसी भी प्रकार का अनसेफ कंडीशन या एक्ट होता है तो उसको तुरंत रिपोर्ट करना है, और करेक्ट टूल्स आपको यूज़ करना है आपके अपने जॉब स्पेसिफिक को लेके। एक्सीडेंट रिपोर्टिंग से क्या होता है इसको देखो। बाय लॉ ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सीडेंट या इंसिडेंट या नियर मिस कुछ भी होता है तो उसको आप तुरंत रिपोर्ट करें, ताकि हम आगे उसको देख के कि ये गलती क्यों हुई, या एक्सीडेंट या इंसिडेंट क्यों हुई, या नियर मिस होने के चांसेस क्यों बने, उसके बारे में प्रिपेयर करके उससे बचाव के तरीके खोजे जाए। इमरजेंसी प्रोसीजर क्या है, कोई एक्सीडेंट होता है तो उससे बचने का, ये सब आपको अपने वर्कर्स को बताना रहता है। उसके बाद हम देखेंगे जनरल HSC रूल्स क्या होते हैं। थिंक बिफोर यू एक्ट टू डिटरमाइन वेदर इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ। आपको सबसे पहले सोचना है कि आप क्या कर सकते हैं ताकि आपका वर्क प्लेस सेफ रहे। आपको प्रॉपर तरीके से इंस्ट्रक्शन देना है, पीपीज़ के लिए बोलना है, ट्रेनिंग उनको देना है, और पार्टिकुलर सब्जेक्ट पर मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग या मैकेनिकल हैंडलिंग पर आपको प्रॉपर तरीके से उनको गाइड करते रहना है। किसी भी प्रकार का हॉर्स प्ले साइड पर नहीं करना है। हाउसकीपिंग का विशेष ध्यान रखना है आपको। जो भी टूल्स हम रखते हैं वो उसको ऑर्डरली रखना चाहिए। कोई भी सामान हम रखते हैं उसको ऑर्डर रखना चाहिए। इलेक्ट्रिकल केबल्स है उसको भी प्रॉपर तरीके से रखना चाहिए। वर्किंग प्लेटफॉर्म हमारा है वो लूज़ मटेरियल से नहीं लगा हो। किसी भी प्रकार का स्क्रैप है उसको डिस्पोज करना चाहिए। और जो भी हम वर्क साइट पर हम जिधर भी काम करते हैं उसको प्रॉपर तरीके से बैरिकेडिंग वगैरह करके रखना चाहिए। मटेरियल्स प्रॉपर तरीके से रखना चाहिए। वेस्टेज को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। किसी भी प्रकार का फायर एग्जिट को ब्लॉक नहीं करना चाहिए, उसको हमेशा फ्री रखना चाहिए। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। वो क्या होता है? वो हमारे स्वयं की सुरक्षा के लिए एक उपकरण है जिसे हम पहनते हैं, जिससे हज़ार्ड और रिस्क की कैपेसिटीज़ कम हो जाती है, और कोई भी एक्सीडेंट होती है तो हमें
हमारी बचाव करता है वो। पीपी आप डिफेक्टिव पीपीज पहनेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, यानी सेफ्टी शूज टूटा हो, हेड प्रोटेक्शन, आई प्रोटेक्शन, एयर प्रोटेक्शन, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोटेक्शन, हैंड प्रोटेक्शन, फूड प्रोटेक्शन, स्किन प्रोटेक्शन, ये सब हमारे पीपीज हैं और इसको प्रॉपर तरीके से आपको धोते भी रहना है, साफ़ भी करते रहना है। अब हम साइड पर जनरल फर्स्ट एड किट के बारे में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको तो पता होना चाहिए कि फर्स्ट एड किट किधर रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है। फर्स्ट एडर का नाम और नंबर होना चाहिए, वो डिस्प्ले होना चाहिए वर्क लोकेशन पर, ताकि किसी भी वर्कर को या कुछ होता है तो सुपरवाइज़र इजीली कांटेक्ट कर ले। किसी प्रकार का कैजुअलिटी होता है उसको तुरंत वहाँ से निकाल के फर्स्ट एडर ओएसएस सेंटर ले जाना चाहिए, कॉल करना चाहिए फर्स्ट एडर को ताकि वो प्रिपेयर रहे पहले से। एम्बुलेंस जल्दी भेजना चाहिए और कैजुअलिटी को प्रॉपर तरीके से रेस्क्यू करके वहाँ आपको ले जाना चाहिए। अब हम फायर के बारे में समझते हैं। फायर एक प्रकार का चैन रिएक्शन है फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट का, जिसके चैन रिएक्शन से फायर जनरेट होता है। फायर एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है जो साइड पर होता है और इससे बहुत ही बड़ी जान माल की नुकसान होती है। तो इससे बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? इससे बचने के लिए हम प्रॉपर तरीके से फायर एक्सटिंग्विशर, उसके फायर ब्लैंकेट का उपयोग कर सकते हैं। फायर को अगर लगती है तो उसको बुझाने के कुछ तरीके हैं, जैसे स्टारवेशन, रिमूवल फॉर लिमिटेशन ऑफ फ्यूल, स्मूथरिंग, लिमिटेशन ऑफ ऑक्सीजन, कूलिंग, रिमूवल फ्रॉम लिमिटेशन ऑफ हीट, इनविहिबिशन, ब्रेकिंग ऑफ द चैन रिएक्शंस। ये तरीके हैं। इसके बारे में अगर आप कहेंगे, कमेंट करेंगे तो मैं डीपली इस पर वीडियो बनाऊंगा। बेसिकली हम बेसिक HSE देख रहे हैं, इसलिए हम आपको जल्दी बता रहे हैं। फायर एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के होते हैं? तो फायर एक्सटिंग्विशर आपके 4 प्रकार के बेसिकली होते हैं, जैसे पाउडर टाइप, फोम, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये बेसिकली है। इसमें भी जैसे फायर को अलग अलग क्लास में बांटा गया, क्लास A, B, C, D, E, तो उस प्रकार के फायर में ये यूज़ होता है। इस पर भी आप कहिएगा तो वीडियो बनाऊंगा। और हम समझते हैं केमिकल सेफ्टी। देखिए, किसी भी काम को हम जब किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं तो केमिकल की वहाँ ज़रूरत पड़ती है कुछ ना कुछ बनाने के लिए। तो केमिकल के लिए हमारे सबसे पहले क्या होना चाहिए? मटेरियल डाटा शीट होना चाहिए। मटेरियल डाटा शीट वो प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले होना चाहिए, ताकि किसी भी केमिकल को कोई अगर हैंडल करता है तो वो उसमें पढ़ ले कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं, कौन कौन से इससे खतरा हो सकता है, अगर डायरेक्ट स्किन के टच में आए तो क्या हो सकता है, ये सब उसमें लिखा रहता है। रिएक्टिविटी डाटा, स्पिल, लीकेज, अगर फायर होता है इनकेस तो क्या करना चाहिए इमरजेंसी सिचुएशन में, ये सब MSDS में मेंशन रहता है। केमिकल सेफ्टी के लिए कुछ ये लोगो दिया जाता है, जिसमें आप देख रहे हैं ब्लू, रेड, वाइट और येलो। ये स्पेशली ये हज़ार्ड के बारे में डिनोट करते हैं कि कौन से कलर का है तो क्या क्या हो सकता है ज़्यादा। ब्लू कलर का आप देख रहे हैं डेडली, एक्सट्रीमली डेंजरस, हज़ार्डस काफ़ी है। रेड है तो फायर हज़ार्ड की ज़्यादा संभावना रहेगी। तो ये इस पर भी अगर आप कहिएगा तो कमेंट करिएगा तो मैं वीडियो प्रॉपर तरीके से बनाऊँगा। केमिकल सेफ्टी के लिए कुछ लेवल और मार्किंग्स होते हैं जो ये हमें दर्शाता है कि इसके अंदर क्या है या कौन से केमिकल्स इसमें भरे हुए हैं या ये कैसे रिएक्ट कर सकते हैं। तो आप ये वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, सभी प्रकार के साइनेज दिए हुए हैं, आप समझ सकते हैं। अब हम रिफाइनरी हज़ार्ड के बारे में देखेंगे। रिफाइनरी में सबसे ज़्यादा नाइट्रस ऑक्साइड या अमोनिया या H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सबसे ज़्यादा इससे ख़तरा होता है रिफाइनरी में। और एक्चुअली गैस प्लांट में कोई भी काम होता है तो DHDS यूनिट होता है। यदि आप रिफाइनरी में काम करते होंगे तो आपको पता होगा DHDS यूनिट से ही होकर कोई भी हम काम करते हैं। तो H2S की खतरा बहुत ज़्यादा बनी रहती है। H2S के बारे में हमको काफ़ी अवेयर रहना होगा, उसके LEL क्या है, उससे बचने के तरीके क्या हैं, ये सब आप अपने वर्कर को बताएंगे। H2S एक प्रकार का टॉक्सिक गैस है और ये सड़े हुए अंडे की तरह स्मेल करता है। और इसके हम थोड़े से भी ppm यानी पार्ट पर मिलियन होता है, अगर 10 ppm भी हम इसका ले लें, इनहेल कर लें, तो हम या तो हमें चक्कर आना शुरू हो जाएगा और ज़्यादा देर तक लेते रहे 10 ppm भी तो हम मर सकते हैं। हमारी नर्वस और कभी भी आप अपने अगर साइट पर H2S से संबंधित अगर किसी प्रकार का ट्रेनिंग देते हैं तो आप उनको अवेयर करिए कि अगर आपको लगता है कि H2S लीकेज है या H2S की संभावना बन रही है तो आपको उस एरिया में नहीं जाना चाहिए। LEL, UL आपको प्रॉपर तरीके से हर केमिकल का पता होना चाहिए। अगर कोई भी रिफाइनरी में हज़ार्ड होता है या कोई भी गैस अगर लीकेज होती है तो आपको तुरंत अपने कंसर्न पर्सन को सूचना देना है, सेफ्टी ऑफिसर को आपको बोलना है, उधर के जो
एरिया इंचार्ज रहते हैं उनको बोलना है, ताकि वो आपको प्रॉपर तरीके से वहाँ से रेस्क्यू करें। वहाँ इमरजेंसी प्रोसेस में क्या क्या वर्क करना है ये सब आपको वो तुरंत बताएंगे। और एस्कावा का उपयोग करें, अगर वैसे हजार्डस एरिया में अगर आप काम कर रहे हैं, एस्कावा समझते हैं, सेल्फ कंटेंट ब्रीथेस ऑपरेटर्स होता है। H2S टॉक्सिस जो होता है वो टॉक्सिस गैस तो है ही, और ये काफ़ी तेज़ी से क्रिया करता है एक व्यक्ति के शरीर में। इसलिए आप H2S के जॉब पे जब भी जाएं तो प्रॉपर तरीके से एस्कावा और नोज मास्क आता है जो एयर को प्यूरीफाई करता है डायरेक्ट, वो वाला आप यूज़ करें। स्पेशली जब भी आप H2S या नाइट्रस ऑक्साइड या अमोनिया इस प्रकार के गैसों या क्लोरीन के पास जाते हैं, काम करते हैं, तो आपको काफ़ी सावधानी के साथ काम करना है। रिफाइनरी हज़ार्ड से बचने के लिए हम उससे कैसे बच सकते हैं, तो आप इमरजेंसी प्रोसेस होना चाहिए कि किसी भी गैस से लीकेज से कैसे बचें। इमरजेंसी सर्विस में हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास रेस्क्यू पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या क्या है, कौन सा लोकेशन है, वहाँ फ्रेश एयर एरियाज है कि नहीं, ये सब आपको डिनोट करके पहले से रखना है और अपने वर्कर को बता के रखना है। इन्वायरमेंटल हज़ार्ड, लैंड, वाटर, एयर, ये सब इन्वायरमेंटल हज़ार्ड में आ जाते हैं। जैसे हम कोई भी अगर केमिकल ज़मीन पर डायरेक्ट गिराते हैं तो हमारी पृथ्वी लैंड यानी लैंड हज़ार्ड में वो कंक्लूड होगी। वाटर हज़ार्ड, वाटर जब भी हम कोई भी काम करते हैं और वो गंदगी उसमें डालते हैं तो वाटर हज़ार्ड होती है। वैसे ही वेस्ट मैनेजमेंट को लेके हम काम करते हैं, हज़ार्डस वेस्ट, नॉन हज़ार्डेड वेस्ट, ये सब पे हमको काम करना चाहिए। इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हज़ार्ड है। इससे क्या होगा कि शॉर्ट सर्किट होगा, फायर हो सकता है, किसी को इलेक्ट्रिक्यूशन हो सकता है, डायरेक्ट डेथ हो सकती है। आप जो भी केबल यूज़ करें अपने साइट पर प्रॉपर तरीके से अबव ग्राउंड करें और प्रॉपर तरीके से लोटो का पालन करते हुए आप अपने साइट पर इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस को या डीवी पैनल को रखें। फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं कि काम जब हम करते हैं तो हमारे पास कुछ परमिट होते हैं। कितने प्रकार के परमिट होते हैं बेसिक हम देख लेते हैं। कोल्ड वर्क, हॉट वर्क, कन्फाइंड स्पेस एंट्री, एक्सकावेशन परमिट, रेडिएशन परमिट, व्हीकल एंट्री, इलेक्ट्रिकल परमिट, कई प्रकार के परमिट है जो इसमें मेंशन नहीं है। मैं बेसिक के लिए वीडियो बना रहा हूं तो आप नॉर्मल समझिए ताकि एक वर्कर भी यह वीडियो देखे तो वो समझे। इमरजेंसी इवैक्यूएशन एंड प्रिपेयर्डनेस, यानी हम इमरजेंसी के सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, हम किसको फ़ोन करेंगे, असेंबली पॉइंट किधर है, किधर से निकलना है, कहाँ जमा होना है, कौन से कॉल नंबर पे कॉल करना है, ये सब प्रिपेयर होना चाहिए और हर वर्किंग लोकेशन पे ये डिस्प्ले होना चाहिए। नॉइज़ हज़ार्ड के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए एज पर ओसा स्टैंडर्ड नॉइज़ 85 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वर्किंग लोकेशन पर। यदि इससे ज़्यादा है या इसके आसपास है तो आपको ईयर मफ और ईयर प्लग का यूज़ प्रॉपर तरीके से करना है ताकि नॉइज़ हज़ार्ड से आप बच सकें। ट्रैफिक हज़ार्ड और सेफ्टी, आप जब भी कंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं या इंडस्ट्रियल में काम करते हैं तो सबसे ज़्यादा गाड़ी और यानी व्हीकल मूवमेंट होते रहता है, तो उनके पास आप देखेंगे जो भी ड्राइवर होंगे उनके पास हेवी का लाइसेंस हो और वो प्रॉपर तरीके से ट्रेंड पर्सन हो, इमरजेंसी प्रोसेस उनको मालूम हो, कैसे गाड़ी चलाते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स क्या होते हैं, कहाँ रुकना है, इसकी जानकारी उनको प्रॉपर तरीके से होना चाहिए और गाड़ी की स्पीड क्या हो ये प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। सभी एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, तो सभी एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि आप HSE के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए अपने वर्क को परफॉर्म करें। किसी भी प्रकार का इक्विपमेंट, टूल्स, व्हीकल्स हो, आप प्रॉपर तरीके से उसको इंस्पेक्शन करते रहें, डिफेक्टिव टूल्स का उपयोग ना करें, अपने वर्कर की हौसला अफजाई करते रहें, किसी भी प्रकार का बाईपास सेफ्टी करके काम न करें। आप अपना सेफ्टी में 100% यदि कंट्रीब्यूशन देते हैं तो वर्कर भी देगा, जिससे एक सेफ्टी कल्चर डेवलप होगी और ये काफ़ी अच्छा रहेगा वर्किंग लोकेशन के लिए। मटेरियल हैंडलिंग का रेगुलेशन कुछ होता है, जैसे हम कितने मटेरियल हैंडलिंग करना है। मटेरियल हैंडलिंग का तरीका होता है मैनुअल और मैकेनिकल। तो मैनुअल हैंडलिंग के लिए हमें कितना उठाना है, तो एज पर ओसा 25 kg हम उठा सकते हैं एक वर्कर के रूप में, इससे ज़्यादा नहीं उठाना चाहिए। वो उसमें भी हमें उठाने के तरीके मालूम होना चाहिए, हमको जहाँ ले जाना है वो प्रॉपर तरीके से एक्सेस क्लियर हो, ये सब ध्यान देना है, किसी भी प्रकार की जल्दीबाजी नहीं करना है। और जब भी हम मैकेनिकल हैंडलिंग करते हैं तो हमको लाइसेंस उनका चेक करना है, रिगर है कि नहीं, कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट है कि नहीं, क्रेन प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, उसका SLI काम कर रहा है कि नहीं, ये प्रॉपर तरीके से हमको चेक करना है और चेकलिस्ट करके ही या जिधर मूविंग है उधर बैरिकेड करके ही हमको अपने वर्क को परफॉर्म करने की अनुमति देना है।
मैनुअल हैंडलिंग के लिए प्रॉपर तरीके से आपको देखना है कि उसका लोड कितना है, लिफ्ट हम कितना कर सकते हैं, या कुछ होता है तो मेडिकल इंजरी क्या हो सकती है, ये सब आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान देना है। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि यह बेसिक HSE ट्रेनिंग का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर कहिएगा तो मैं इस पर पूरा डीपली वीडियो बनाऊंगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।